जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 18 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 18 फरवरी हिंदी के पेपर के लिए एक और मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर आपको 70 में 65 प्लस अंक जरूर दिलाएगा 18 फरवरी को। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा वार्षिक यानी बोर्ड परीक्षा में। सभी प्रश्न आपको करना होगा और प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। प्रश्न पत्र के 2 खंड रहेंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का सही उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। क्लियर? यानी खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से कुल 20 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं है, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना। आप ध्यान रखेंगे ओएमआर सीट जब आप भरेंगे तो जेल पेन का प्रयोग तो आपको करना ही नहीं है। आप किस पेन का प्रयोग करेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों बाल पॉइंट वाले पेन का प्रयोग करना है, चाहे नीले पेन का प्रयोग करें या काले पेन का। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अगला है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न नहीं आता है उसके लिए आप अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। तो चलिए ध्यान दें खंड आ के बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर, जो 2026 में बिल्कुल 100% पूछे ही जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? और इस प्रश्न से आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में कुल 3 प्रश्न बन सकते हैं और तीनों प्रश्नों को मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा अमृत राय। अब कलम का सिपाही किस विधा की रचना है यदि प्रश्न आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों इस रचना की विधा क्या है? जीवनी। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की। तीनों प्रश्न हो गए। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी विधा पर आधारित है। और कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र यदि पूछा जाए हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है, यानी इसकी विधा क्या है? तो ये है उपन्यास विधा पर आधारित। और इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, भगवती चरण वर्मा जी इस उपन्यास के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? तो अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, गोदान किस युग की रचना है? तो ये है शुक्ल युग की रचना। और एक चीज याद रखना, गोदान, गबन और सेवा सदन, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये तीनों मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित किस विधा की रचनाएं हैं? यदि प्रश्न आ जाए गोदान की विधा क्या है, या गबन की विधा है, या सेवा सदन,
तो ये तीनों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। क्लियर? तीनों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हैं? तो मेरी आत्मकथा जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, नीरजा के रचनाकार कौन है? तो नीरजा किसकी रचना है? ये प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। नीरजा के लेखक कौन हैं? लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कालावधि क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय किस युग के अंतर्गत आता है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ये हो जाएगा राइट आंसर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1943 में। सी वाला विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो शुक्ल युग की समय सीमा है मेरे प्यारे बच्चों, सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, हा रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। यहाँ पर क्या करना है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में रस कौन सा है? चलिए ध्यान दें। सबसे पहले करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है शोक। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्लियर? अब ध्यान देना, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई हैं, हा रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर है करुण रस। पहला विकल्प सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 12 है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना या समानता बतलाना। क्लियर? अगला प्रश्न है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, आगमन शब्द या आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दीर्घ आ लगा है, क्योंकि गमन क्या है? मूल शब्द है। अब इसमें दीर्घ आ लग गया, जिसे आपने बड़ा आ कहा होगा बचपन में। तो यहाँ पर कौन सा जो है क्या करेंगे? आगमन से इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ आ। क्लियर? माता पिता में समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है? तो जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है। यहाँ पर पहला पद क्या है? माता। पहला पद है माता और दूसरा पद है पिता। तो जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है या द्वंद्व समास। यहाँ पर द्वंद्व होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची प्रसून नहीं है। बाकी भू, धरा, वसुधा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसून किसका पर्यायवाची है? ये है फूल का। अगला प्रश्न, युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद
हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। चलिए प्रश्न संख्या 19 है। तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न जो है, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य क्या है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 20 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण होती है। आप लोग याद कर लेना। इसके बाद खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। चलिए पहला है प्रश्न और 6 नंबर का प्रश्न है, आप लोग ध्यान दें। और ये जो गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश किस पाठ से है? मित्रता पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश होगा सिर्फ और सिर्फ उसी की व्याख्या आपको करनी है। तीसरा है युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है? तो चलिए ध्यान दें, अथवा में भी गद्यांश आएगा और ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश लिया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से। इस पाठ के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, अब है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या और एक और प्रश्न। तो किसी एक गद्यांश को आप हल करेंगे, 6 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर? इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनई गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तहि पाई। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये लिया गया है पद शीर्षक पाठ से, जिसको किसने रचा है? सूरदास जी ने। सूर सागर के सूरदास जी जो है लेखक हैं इसके। सूर सागर से लिया गया है और सूरदास जी हैं रचनाकार। क्लियर? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करेंगे। और किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अथवा में भी पद्यांश है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट। रानी मैं जानी अजानी महापबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजा हूँ काज व काज न जान्यो कहो तिय को जैन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी वे जोग इन्हें किम कै बनवासु दियो है।
मेरे प्यारे बच्चों, है पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पद्यांश लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से और इसकी रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। चलिए अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और अगला है, किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। तो ये भी आप याद कर लेना, पद्यांश इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश यहाँ पर है, ध्यान देना। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो ये लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। और अथवा में जो गद्यांश है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृतुम महानताम प्रयत्नम अकुर्वन्। ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अब ध्यान दो आप लोग, अगला प्रश्न कोई एक आप गद्यांश हल करेंगे और 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये पहला पद्यांश किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। और अथवा में जो पद्यांश है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पद्यांश है ये लिया गया है कहाँ से? आप लोग ध्यान दें, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। क्लियर? अब अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे और आपको 3 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2026 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आप लिख कर ले लो, 100% इन्हीं का जीवन परिचय आएगा। अगला है 6 खा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, बिल्कुल 100% यही जीवन परिचय आएंगे 2026 बोर्ड परीक्षा में। आप लोग जरूर तैयार कर लेना इनका जीवन परिचय। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना होगा। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। तो 4 नंबर का प्रश्न है, शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। अथवा अपनी आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है आपको। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला है, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर? वाराणसी नगरी गंगाया हो जाएगा। इसमें लिखा जाएगा गंगाया नद्या कूले स्थिता, बस इतना ही रहेगा। दीरह केन पूजते, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? दीरह दीरेण हो जाएगा केन के जगह, बाकी पूजते सेम वैसे रहेगा। तो ये हो गया उत्तर। 2 प्रश्न ये हल हो गए। 2 प्रश्न और हैं, तो आपको 2 ही हल करने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। विज्ञान, अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, देशाटन से लाभ,
छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन विषयों पर निबंध जरूर तैयार कर लेना। 2026 में बिल्कुल 100% यही पूछे जाएंगे और ये वायरल मॉडल पेपर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।